नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो हब बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हम मानव का पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस लेसन के आगे के टॉपिक इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो साथी हमसे नए जुड़े हैं वे कृपया करके हमारे YouTube चैनल बायो हब बाय वीरेंद्र सर को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पाचन ग्रंथियाँ, यानी पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। मानव के शरीर के अंदर पाचन से संबंधित कौन कौन सी ग्रंथियाँ काम में आती हैं। तो पाचक ग्रंथियों में मुख्यतः मानव के शरीर में 3 पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, जिनमें सबसे पहली पाचक ग्रंथि के रूप में हम अध्ययन करते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। लार ग्रंथियाँ, देखिए, मानव के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कहाँ पे होती हैं? अधोजिह्वा, अधोजंब और करणपूर्व। अधोजिह्वा, अधोजंब और करणपूर्व। करणपूर्व कुल कितनी है? 3 जोड़ी, यानी अधोजिह्वा, जीव के ऊपर के पास में 2, अधोजंब ये भी 2 होती हैं, और करणपूर्व यानी कान के थोड़ा सा आगे दोनों साइडों के अंदर 2। इस तरह ये कुल संख्या में 6 होती हैं और जोड़ी में 3 होती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? मुख गुहा के अंदर ये पाई जाती हैं। इनके द्वारा, लार ग्रंथियों के द्वारा लार का श्रावण किया जाता है। लार ग्रंथियों द्वारा लार का श्रावण किया जाता है। लार के अंदर जल, टाइलिन, लार के अंदर जल, टाइलिन, लाइसोजाइम, श्लेष्मा, सोडियम क्लोराइड और सोडियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। जल, टाइलिन, लाइसोजाइम, श्लेष्मा, सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं। टाइलिन यहाँ पे एक पाचक एंजाइम है। टाइलिन क्या है? एक पाचक एंजाइम है। और ये जो लाइसोजाइम है ये जीवाणुओं का भक्षण करता है। जीवाणुओं का भक्षण करता है, यानी भोजन में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरियाओं का भक्षण लाइसोजाइम के द्वारा किया जाता है। टाइलिन क्या है? पाचक एंजाइम जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। हाँ जी, दोबारा से देखिए। लार ग्रंथियां मानव में 3 जोड़ी होती हैं। एक जोड़ी अधोजंब, या संख्या में ये संख्या हो गई है, एक जोड़ी अधोजंब, संख्या में 2, एक जोड़ी अधोजिह्वा, अधोजंब और एक जोड़ी करण पूर्व। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। लार के अंदर जल, टाइलिन, लाइसोजाइम, श्लेष्मा, सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट होते हैं, जिनमें से टाइलिन तो पाचक एंजाइम है और लाइसोजाइम है वो जीवाणुओं का भक्षण करता है। दूसरी पाचक ग्रंथि है यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है? लीवर। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि। इसका निर्माण किससे होता है? भ्रूणीय
अगर कोई आपसे पूछे निर्माण भ्रूणीय एंडोडर्म, भ्रूणीय एंडोडर्म। एंडोडर्म समझना कि भ्रूण होता है, उसके ऊपर 3 परतें पाई जाती हैं। यानी मानव का जो भ्रूण है वो त्रिस्तरीय होता है। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म। ये जो सबसे भीतरी परत है, इसके द्वारा यकृत का निर्माण किया जाता है। यकृत कहाँ पे होता है? उदर में, उदर गुहा के अंदर दाईं ओर तो भाई अमाशय होता है। दाईं ओर क्या पाया जाता है? यकृत पाया जाता है। दाईं ओर डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है। इसका वजन है वो यानी 1200 ग्राम से 1500 ग्राम या 1.2 से 1.5 केजी होता है। यकृत को 2 भागों में बांटा जाता है। यकृत को 2 भागों में बांटा जाता है, यानी दाईं पाली और बाईं पाली। यकृत को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो दाईं पाली और दूसरी बाईं पाली। अब ये जो दाईं पाली है, इसके नीचे थैलेनुमा हरे रंग का क्या पाया जाता है? पित्ताशय पाया जाता है। इसके नीचे थैलेनुमा पित्ताशय पाया जाता है, यानी पित्त को इकट्ठा करने वाला एक थैली टाइप में पाई जाती है। पित्ताशय में यकृत की कोशिकाओं के द्वारा पित्त जो स्रावित होता है वो इकट्ठा किया जाता है। यानी पित्ताशय क्या करता है? पित्त का संचय करता है। पित्त का संचय कौन करता है? पित्ताशय करता है। अगर आपसे पूछे पित्त का रंग कैसा होता है? पित्त का रंग, तो पित्त है वो पीले हरे रंग का क्षारीय तरल होता है। पित्त कैसा होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय तरल होता है। अब ये जो दोनों पालियां हैं, इन दोनों पालियों से यकृत वाहिनियां निकलती हैं। इन दोनों पालियों से मतलब इस तरह से वाहिकाएं निकलेंगी और आपस में ये जुड़ जाएंगी और एक उभय वाहिनी बना लेती हैं, जिसको हम डक्टस कोलोडोकस, ये उभय वाहिनी को क्या कहेंगे? डक्टस कोलोडोकस कहते हैं। डक्टस कोलोडोकस कहते हैं। यानी इन दोनों पालियों से ये यकृत वाहिनियां निकलती हैं, जो आपस में जुड़ करके एक उभय वाहिनी बनाती हैं, और इस उभय वाहिनी को डक्टस कोलोडोकस कहा जाता है। ये जो पित्तरस को, यहाँ से जो पित्तरस आएगा उसको पित्ताशय के अंदर पहुंचाएगी, और पित्ताशय से इकट्ठा हुआ जो पित्तरस है वो ग्रहणी के अंदर खुल जाता है, और ग्रहणी के अंदर एक तरफा कपाट पाया जाता है, जिसे ओडी की अवरोधिनी कहते हैं। ग्रहणी भाग के अंदर क्या पाई जाती है? एक तरफा कपाट। एक तरफा कपाट का मतलब है, जैसे ये भोजन नली आ रही है और ये पित्ताशय से पित्त वाहिनी आ रही है, तो क्या होगा? ये मतलब आहारनाल है और ये पित्त वाहिनी है, तो यहाँ से पित्त को तो इधर आने देती है ये अवरोधिनी यहाँ से, और वापस यहाँ नहीं जाने देती। यानी इस तरह से एक वाल पाया जाता है जो इसको तो आने देता है और जाने नहीं देता। इस वाल को या इस अवरोधिनी को ओडी या
कई बुकों में आपको लिखा मिलेगा ओडाई, ओडी या ओडाई की अवरोधिनी कहते हैं, ओडाई की अवरोधिनी कहते हैं। यकृत है वो अनेक यकृत पालिकाओं से बना होता है। यकृत की क्रियात्मक इकाई, अगर आपसे पूछे यकृत की क्रियात्मक इकाई क्या है, जैसे हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है, ऐसे यकृत की क्रियात्मक इकाई यकृत पालिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? यकृत पालिकाएं कहलाती हैं। यकृत कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाले अवकाश में, जैसे यकृत कोशिकाएं, इनके मध्य जैसे ये अवकाश पाया गया, इस अवकाश के अंदर कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। यकृत कोशिकाओं के मध्य जो अवकाश होता है, उस अवकाश के अंदर कुफर कोशिकाएं होती हैं। और ये जो कुफर कोशिकाएं हैं, इनको महाभक्षकाणु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभक्षकाणु भी कहते हैं। कुफर कोशिकाओं को महाभक्षकाणु भी कहते हैं। ये जीवाणु व जीर्ण आरबीसी का भक्षण करती हैं। ये क्या करती हैं? जीवाणु एवं वृद्ध जो आरबीसी हैं, वृद्ध आरबीसी है, उसका भक्षण करने का काम कुफर कोशिकाएं करती हैं। यकृत की जो धमनी, यकृत निवाहिका सिरा एवं पित्त वाहिनी मिलकर के निवाहिका तंत्र का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है यकृत के कार्य। यकृत के कार्य, हाँ जी, यकृत का मुख्य कार्य क्या है? पित्त रस का श्रावण, पित्त रस श्रावण यकृत का मुख्य कार्य होता है। यानी मेन काम यकृत का क्या है? पित्त रस स्रावित करना। और अपन ने पित्त रस के बारे में अभी पढ़ा था, पीले हरे रंग का क्षारीय तरल होता है। इस तरल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? पित्त के अंदर पित्त लवण, पित्त लवण, पित्त वर्णक, पित्त वर्णक, इसके अलावा कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल पाए जाते हैं। पित्त वर्णकों के अंदर, अगर पित्त वर्णक की बात करें तो पित्त वर्णकों में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पाए होते हैं। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पाए जाते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे पित्त वर्णक कौन से हैं, तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जो हीमोग्लोबिन के विघटन से बनते हैं। इनका निर्माण किन से होता है? हीमोग्लोबिन के विघटन से, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण होता है। पित्त है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण है। पित्त है वो किसके पाचन में? वसा के पाचन में। वसा के पाचन में ये महत्वपूर्ण होता है। दोबारा से समझ लो, पित्त रस है क्षारीय रंग का हरा पीला पदार्थ होता है, जिसके अंदर पित्त लवण, पित्त वर्णक और कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। पित्त वर्णक में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होता है, और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण हीमोग्लोबिन के विघटन से होता है। पित्त है वो वसा के पाचन में काम आता है। दूसरा इसका कार्य है, पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। कैसा है ये? pH 7 से अधिक होता है, अर्थात ये भोजन को क्षारीय बनाता है। भोजन को क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है पित्त।
और अग्नाशयी रस, भाई ये क्षारीय बन जाता है तो अग्नाशयी रस उसके अंदर आराम से आसानी से कार्य कर सकता है, क्योंकि अग्नाशय से स्रावित अग्नाशयी रस क्षारीय जो सिचुएशन होती है उसके अंदर आसानी से बढ़िया तरीके से कार्य करते हैं। यकृत कोशिकाएं हैं वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संचित कर लेती हैं। ग्लूकोज को किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में बदल देती हैं और इनको संचित कर लेती हैं। किसमें? यकृत में इसका संचय कर लिया जाता है। किसका? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में बदलकर संचय कर लिया जाता है। इस क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहेंगे इस क्रिया को? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजेनेसिस। जीनेसिस। हाँ, जैसे अब क्या होगा, जब आवश्यकता पड़ेगी तो वापस ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। इस क्रिया को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी कहते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी कहा जाता है। जब आवश्यकता पड़ने पर वापस से संचित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। यकृत जो कोशिकाएं हैं वो वसीय अम्लों व अमीनो अम्लों से ग्लूकोज का निर्माण कर लेती हैं। यकृत की कोशिकाएं किससे? वसीय अम्ल प्लस अमीनो अम्ल से क्रिया करके, इन दोनों से क्रिया करके क्या बना लेती हैं? ग्लूकोज बना लेती हैं। यकृत कोशिकाएं क्या कर लेती हैं भाई? वसीय अम्ल और अमीनो अम्लों की संयुक्त क्रिया से ग्लूकोज का निर्माण कर लेती हैं। इस क्रिया को हम ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या कहेंगे? ग्लूकोनियोजिनेसिस कहते हैं। देखो तीन बात आई है, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजिनेसिस। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजन का वापस ग्लूकोज में बदलना ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और यकृत कोशिकाओं द्वारा वसीय अम्ल एवं एमिनो अम्लों के माध्यम से ग्लूकोज निर्माण की क्रिया ग्लूकोनियोजिनेसिस कहलाता है। अगली बात भाई, यकृत कोशिकाएं विटामिन ए का संश्लेषण व संचय करती हैं और विटामिन डी व विटामिन B12 का भी संचय। इसका तो ये निर्माण प्लस संचय दोनों करती हैं। यकृत कोशिकाएं विटामिन ए का निर्माण और संचय दोनों करती हैं, जबकि विटामिन डी और B12 का संचय करती हैं। अगली बात कि यकृत कोशिकाएं किसका संश्लेषण करती हैं? यूरिया का संश्लेषण करती हैं। यकृत कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? यूरिया का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा यकृत जो कोशिकाएं हैं इनके द्वारा हिपेरिन का स्रावण किया जाता है। यकृत कोशिकाओं द्वारा किसका स्रावण किया जाता है? हिपेरिन का स्रावण किया जाता है, जो रक्त वाहिकाओं में रक्त स्कंदन को रोकता है। रक्त स्कंदन को रोकता है कौन? हिपेरिन है वो जो ब्लड वाहिनियां हैं या रक्त की वाहिकाएं हैं, रक्त की नलिकाएं हैं, उन नलिकाओं में रक्त को जमने से रोकने का काम कौन करता है? हिपेरिन करता है।
इसके अलावा यकृत कोशिकाओं द्वारा प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। कौन सी? प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन ये जो प्रोटीन है ये स्रावित की जाती है और ये क्या काम करती हैं? चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाती हैं। चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने का काम करती हैं। दोनों प्रोटीन संयुक्त रूप से एक जाल का निर्माण करते हैं जिसमें ब्लड प्लेटलेट आके फंस जाती हैं और रक्त का बहना बंद हो जाता है। एक मुख्य जो बात होती है वो कई बार पूछता है, उसको समझना कि यकृत है वो भ्रूणावस्था में रुधिर का निर्माण करता है। यकृत है वो भ्रूणावस्था में, यकृत भ्रूणावस्था में रुधिर निर्माण का काम करता है। यानी जब शिशु भ्रूणावस्था में होता है तो रक्त निर्माण की क्रिया किसके द्वारा की जाती है? यकृत द्वारा की जाती है। जबकि वयस्कावस्था में, वयस्कावस्था के अंदर जो यकृत की कुफ्फर कोशिकाएं हैं, यकृत की जो अपन ने पहले भी पढ़ लिया, यकृत की कुफ्फर कोशिकाएं क्या करती हैं? आरबीसी का भक्षण करती हैं। आरबीसी का भक्षण, जो वृद्ध कमजोर आरबीसी हो जाती हैं उनको नष्ट करने का काम भी कौन करती हैं? यकृत की कुफ्फर कोशिकाएं करती हैं। तो दो ग्रंथि हो गई हमारी, एक तो लार ग्रंथि, दूसरी हो गई यकृत, तीसरा है अग्नाशय ग्रंथि। हाँ जी, तीसरी है अग्नाशय ग्रंथि। हाँ जी, यह मानव की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। सबसे बड़ी तो यकृत और दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है, जो ग्रहणी के दोनों भुजाओं के बीच पाई जाती है। ग्रहणी की दोनों भुजाओं के बीच, दोनों भुजाओं के बीच में ये पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि को कैसी ग्रंथि भी कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। ये बात आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा था कि भाई ये मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कुछ ग्रंथियां अंतःस्रावी होती हैं एंडोक्राइन, कुछ एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी होती हैं, और कुछ मिक्स्ड होती हैं, यानी ये अंतःस्रावी का काम भी करेगी और बहिस्रावी का कार्य भी करती है। यानी यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है। इसका निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो भ्रूणीय एंडोडर्म से होता है। भ्रूणीय एंडोडर्म से इसका निर्माण होता है। इस ग्रंथि में दो प्रकार के कोशिका समूह पाए जाते हैं। दो प्रकार के कोशिका समूह पाए जाते हैं, जिनमें से एक प्रकार का कोशिका समूह तो बहिस्रावी का काम करता है और एक अंतःस्रावी का काम करता है। जैसे एक जो कोशिका का समूह होता है जिसे हम एनीसाई कहते हैं, सॉरी एसीनाई, एसीनाई कहते हैं, एसीनाई। हाँ जी, यह बहिस्रावी कोशिकाओं का समूह होता है। कैसी? बहिस्रावी यानी एक्सोक्राइन, बहिस्रावी कोशिकाओं का ये समूह होता है। इनके द्वारा अग्नाशयी रस स्रावित किया जाता है। अग्नाशयी रस स्रावित करती हैं। ये एनीसाई कोशिकाएं हैं, ये एक्सोक्राइन का काम करती हैं और अग्नाशयी रस स्रावित करती हैं। दूसरी जो कोशिकाओं का समूह होता है जिसे हम लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कहते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या द्वीप कोशिकाएं,
द्वीपिकाएं कहा जाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, या कई बुकों में आपको लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं भी लिखा मिल जाएगा। यानी ये किसका काम करेंगी? अंतःस्रावी का काम करती हैं, एंडोक्राइन का कार्य करती हैं। इसके अंदर 3 प्रकार के कोशिका समूह पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के कोशिका समूह पाए जाते हैं जो अलग अलग हार्मोनों का स्रावन करते हैं। जैसे पहला अल्फा कोशिकाएं, पहली कौन सी होती हैं? अल्फा सेल्स होती हैं। ये अल्फा सेल्स ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन करती हैं। ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन करने का काम कौन करती हैं? अल्फा कोशिकाएं। दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं जिनको हम बीटा कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा कोशिकाएं। और बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। किसका स्रावन किया जाता है? इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। और तीसरे प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनको गामा या फिर डेल्टा कोशिका कहते हैं। गामा बोल दो या फिर डेल्टा कोशिकाएं। कई बुकों में आपको गामा कोशिकाएं मिलेंगी, कई बुकों में आपको डेल्टा कोशिकाएं मिलेंगी। तो ये जो गामा या डेल्टा कोशिकाएं हैं इनके द्वारा सोमेटोस्टेटिन, गैस्ट्रीन, सेरोटोनिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के टॉपिक हेतु हमारा अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।